हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट गोल। फ्रेंड्स, घटना चक्र पॉइंटर इंडियन जियोग्राफी में आज का अपना टॉपिक है कृषि विविध। तो भारत में जो कृषि होती है उसमें जो भी कंटेंट है विविध के रूप में, मतलब कि सारा एक समराइज कंटेंट होगा, उसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इसके पहले हम काफ़ी वीडियो इसमें बना चुके हैं फ्रेंड्स, तो आई होप आपने देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देखें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण किताबें हैं। आप यदि इसको पढ़ लेते हैं तो आप यदि कोई भी पेपर हल करें या फिर आपने कभी पहले कोई पेपर दिया है तो आप ये पाएंगे कि लगभग सारे क्वेश्चन इसी किताब से आ जाते हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 का। एक तरफ राज्य दिए हैं और दूसरे तरफ उत्पादन दिया है। तो टैपियोका, ये केरल में टैपियोका होता है, इसको कहते हैं कसावा। क्या कहते हैं इसको? कसावा। अब देखिए, ये जो कसावा होता है ये एक खाद्य है जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मोस्टली पैदा होता है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाला जो एरिया पड़ जाता है वो केरल पड़ जाता है, इसलिए वहाँ पर ये कसावा जो है बड़ी मात्रा में पाया जाता है और ये प्रथम नंबर पे है। कसावा के उत्पादन में नंबर 1 पे है केरल। गुजरात, देखिए गुजरात जो है वो कपास के उत्पादन में मुख्यतः है, लेकिन अब इसके साथ साथ अगर हम वर्तमान का कंटेक्स्ट देखें तो वर्तमान के कंटेक्स्ट में सबसे ज़्यादा जो कपास उत्पादित कर रहा है वो कौन कर रहा है? महाराष्ट्र। तो 2020-21 की जो आर्थिकी है उसके हिसाब से महाराष्ट्र में कपास सबसे ज़्यादा उत्पादित हो रहा है, लेकिन इसके पहले कपास का उत्पादन गुजरात में सबसे ज़्यादा होता रहा है। पश्चिम बंगाल, ये पटसन में है। तो देखिए, जूट, पटसन, ये सारा जो भी उत्पादन में श्रेष्ठता रखता है वो है पश्चिम बंगाल। मूंगफली उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पे है, यहाँ पर मूंगफली सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की दृष्टि से पंजाब नंबर 1 पर है। पुनः देखिए, हमें मिलान करना है। तो एक तरफ फसल है और दूसरी तरफ राज्य है। तो आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में। नारियल सबसे ज़्यादा उत्पादित केरल में होता है। केला, अब देखिए केला का उत्पादन ये यहाँ पर तमिलनाडु है, लेकिन अगर हम अभी की बात यहाँ पर देख लें तो केला का उत्पादन आंध्र प्रदेश में ज़्यादा हो रहा है, लेकिन तंबाकू जो है ये आंध्र प्रदेश में अभी भी ज़्यादा उत्पादित हो रही है। तो देखिए, इसमें आप नए आंकड़ों को भी इसके साथ साथ जोड़ के रखिए ताकि अब जो एग्ज़ाम आए उसमें आप सही मार्क कर सकें। और ये जो आंकड़े हम आपको दे रहे हैं ये 2020-21 आर्थिकी जो आई है उसके हिसाब से है। भारत में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो यूपी में होता है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान ये कहाँ पे है? त्रिची पे है। तो देखिए, राष्ट्रीय केला अनुसंधान त्रिची, और ये केले के लिए रिसर्च करता है। केले में और क्या अच्छी चीज़ें की जा सकती हैं वो सारी चीज़ें ये मतलब यहाँ पर है। और ये जो त्रिची है ये कहाँ पे है? तिरुचिरापल्ली में है। तो तिरुचिरापल्ली में है त्रिची। भारत में खाद्यान्नों का उनके उत्पादन मिलियन टन का सही ज़्यादा से कम की ओर क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा क्या होता है अनाज में अपने यहाँ उत्पादित? चावल, इसके बाद गेहूँ, फिर इसके बाद मोटी अनाज जो है वो, और फिर इसके बाद में दालें। तो ये इसका सही क्रम है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादित जो होती है फसल वो क्या है? चावल। और मुख्य फसल भी है, सबसे ज़्यादा खाई भी जाती है। इसके दूसरे नंबर पर फिर गेहूँ खाया जाता है। भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान रखता है। तो सबसे ज़्यादा अंशदान कौन रखता है? उत्तर प्रदेश। अभी लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से यूपी, फिर इसके बाद एमपी और फिर इसके बाद पंजाब। ठीक है, ये इसका वर्तमान आंकड़ा है कि सबसे ज़्यादा जो है वो यूपी पैदा करता है अनाज, फिर मध्य प्रदेश और फिर पंजाब उत्पन्न करता है। भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली एवं नमक के उत्पादन में देखिए, अब यहाँ पर सारे में प्रथम नहीं है लेकिन इसमें प्रथम दिया गया है। तो अभी के हिसाब से अगर देखें तो देखिए, कपास में महाराष्ट्र है, लेकिन मूंगफली और नमक में तो ये यहाँ पर है ही है। इसके साथ साथ में अन्य जो कोस्टल एरिया हैं वहाँ पर हम नमक उत्पादित करते हैं। यहाँ पर देखिए, पुनः हमें मिलान करना है। तो एक तरफ दिए है कृषि उत्पादन और दूसरी तरफ अग्रणी उत्पादक राज्य। तो चना सबसे ज़्यादा उत्पादित कहाँ है? मध्य प्रदेश में। काली मिर्च केरल में है।
अनानास जो है देखिए पश्चिम बंगाल में उत्पादित होता है, पश्चिम बंगाल हो गया, थोड़ा सा उसी तरफ का जो रीजन है वहाँ पर ये होता है। बिहार में भी अनानास कुछ होता है। सूची 1 से सूची 2 को मिलाते हैं और यहाँ देखिए फलनाशक जीव, मतलब कि वो जीव जो सीधे सीधे उनको नुकसान पहुँचा देते हैं। और इसके साथ यहाँ पर उनकी फसलें, तो चावल में देखिए घुंडी मतकुण, तो घुंडी मतकुण जो है ये चावल में लगता है। एफिड जो है ये गेहूं का कीटनाशक है। मतलब कीटनाशक का मतलब कि एक जीव है जो फल को नाश करता है, तो कीटनाशक नहीं बल्कि फलनाशक या फसलनाशक है। गन्ना में क्या लगता है? शीर्ष प्रारोह वृद्धक सलभ, तो गन्ना जो होता है इसमें एक कीड़ा लग जाता है, तो इसके अंदर क्या कर देता है, वो छेद कर देता है, तो वही जो है वो कहते हैं शीर्ष प्रारोह वेधक सलभ, गन्ने में ये लगता है। और चना में क्या है? गोलक सलभ जो है चना में लगता है। चना के जो फल होते हैं उनमें अंदर ये कीड़े घुस जाते हैं, फिर उनको काट के खा जाते हैं, तो ये उससे संबंधित है। फिर से देखिए यहाँ पर हमें सुमेलित करना है, एक तरफ फसल दी है और दूसरी तरफ उसकी बीमारी दी है। तो गन्ने में रेड रॉड, गन्ने की जो बीमारी है वो रेड रॉड है। धान में क्या है? खैरा लगता है। अरहर में उकटा लगता है। जब उकटा लगता है अरहर में तो ये नीचे से पूरी सूखी जाती है अरहर। और ये देखिए आलू में क्या लगता है? झुलसा, या फिर इसको लेड ब्लाइट भी कहते हैं, तो ये आलू का एक रोग है। हरित बाल एक रोग पाया जाता है किसमें? बाजरे में। तो ये अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स कि कौन सा रोग किससे संबंधित है। तो हरित बाल जो है यहाँ पर किससे संबंधित है? बाजरे से संबंधित है। गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फरास बीन आते हैं। ये किस में आते हैं? ये आते हैं त्रिपाद कुल के अंतर्गत। तो त्रिपाद कुल के अंतर्गत गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर ये सब आते हैं। वर्ष 2015-16 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन, अब देखिए ये जो आंकड़ा दिया है ये आंकड़ा एक प्रकार से पुराना है, लेकिन अब अगर हम यहाँ पर नए आंकड़े की बात करें तो 18-19 में मतलब जो पूरा उत्पादित हुआ था वो हुआ था हमारा कितना? 285 मिलियन टन। कितना? 285 मिलियन टन। तो ये नए आंकड़ा है। इसके साथ अगर हम 20-21 में देखेंगे तो उससे भी ज़्यादा का सेशन होगा, जिसमें से कुछ और भी ज़्यादा उत्पादित होगा। तो ये इसका यहाँ पर एक आंकड़ा है मोटा मोटा कि लगभग जैसे 285 मिलियन टन या फिर 290 मिलियन टन, इस प्रकार का आंकड़ा है, तो उसको आप मार्क कर सकते हैं। विश्व में फल उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। देखिए तो भारत चीन के बाद, मतलब चीन नंबर 1 में फल उत्पादन में है और भारत नंबर 2 पे है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन, तो पटसन, जूट, ये सबसे ज़्यादा उत्पादित कहाँ पे होता है? ये पश्चिम बंगाल में होता है। जूट भी देखिए कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल पे उत्पादित होता है। और जूट की रस्सियाँ बनाई जाती हैं, बोरे बनाए जाते हैं, तो इस सब कामों में जूट का उपयोग किया जाता है। गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त फसल युग्म कौन सा है? तो देखिए इसमें फसल युग्म ये है कि धान और जूट। तो जो गंगा नदी का मुहाना है एक प्रकार से हम कह सकते हैं, तो वहाँ पर चूँकि जलवायु थोड़ा सा नम बनी रहती है, थोड़ा उष्ण बनी रहती है, आर्द्र बनी रहती है, इसलिए वहाँ पर धान और जूट की खेती अच्छे प्रकार से की जा सकती है। भारत में जूट सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में पैदा होता है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? मक्का ऐसी फसल है जिसको वर्ष भर बोया जा सकता है। मक्का के लिए सही कथन ये से हैं, मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मक्का से निष्कासित या निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। मक्का के प्रयोग से अल्कोहली पेय पदार्थ बनाए जा सकते हैं। तो देखिए मक्का जो है इससे एक तो मंड प्राप्त किया जा सकता है, जैव डीजल बनाया जा सकता है, इसके साथ साथ में यदि अल्कोहल बनाना है, शराब बनाना है, तब भी हम इसी का प्रयोग कर सकते हैं।
मक्का की जो फसल पकने की जो अवधि है वो कितनी है। अब देखिए कोई कोई मक्का जो है वो मतलब 85 से 90 दिन, है ना, फिर 120 दिन, ऐसे लगभग एवरेज में पकते हैं। तो एवरेज और उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 110 दिन के लगभग मक्का की खेती हो जाती है। C4 पौधा, C4 कुल का पौधा ये कौन होता है, ये होता है मक्का होता है। भारत में 3 शीर्ष मक्का उत्पादक राज्य। तो देखिए मक्का जो है ये सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक के बाद अगर हम यहाँ पर और देखें तो जैसे कि मध्य प्रदेश है, बिहार है, यहाँ पर भी काफ़ी मक्का होता है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार से मतलब ये हमें आंकड़े मिलते हैं। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं मक्का की, मतलब कि आनुवांशिक रूप से जेनेटिक मॉडिफाइड फसलें शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 ये हैं किसकी, मक्का की। तो ये मक्का की किस्में हैं जो कि उगाई जाती हैं। भारत में केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन कहाँ पे होता है, तो वाणिज्यिक स्तर पर केसर का उत्पादन जम्मू और कश्मीर में होता है। केसर मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये काफ़ी मतलब उपयोगी भी है और इसको जीआई टैग भी दिया गया है। और पूरे भारत में ही नहीं मतलब विश्व में भी इसका निर्यात वहाँ से कर सकते हैं या करते हैं। तो इसलिए केसर जो है वो जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है वो तो जम्मू कश्मीर में ही होती है। देखिए अब पुनः यहाँ पर देखिए हमें मिलान करना है, तो एक तरफ सूची 1 में फसलें हैं और सूची 2 में उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं कि किस तरह की भौगोलिक परिस्थितियों में फसलें पैदा हो सकती हैं या होती हैं। तो जौ है, जौ को कैसे चाहिए, देखिए कुछ ठंडी जलवायु तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मिट्टी, अगर कम उपजाऊ मिट्टी भी है तब भी काम चल जाएगा। और देखिए जो जौ होता है शुरुआत में इसको ठंडी चाहिए, जैसे कि ये चूँकि रबी की फसल है, इसको बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में, फिर इसके बाद देखिए तो अक्टूबर नवंबर, फिर दिसंबर जनवरी इसमें काफ़ी ठंड रहती है, लेकिन ठंड में ये अच्छे से सर्वाइव कर जाती है। इसके बाद में पकने के टाइम पे इसको थोड़ा सा उष्ण चाहिए, गर्मी चाहिए, इसलिए ये मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो इस प्रकार से इनकी ये एक क्लाइमेट की जो स्थितियाँ हैं ऐसी होनी चाहिए। चावल, चावल कैसा होना चाहिए, चावल के लिए या धान के लिए जो जलवायु चाहिए वो कैसी, तप्त और नम जलवायु तथा उपजाऊ मृदा होनी चाहिए। तो देखिए चूँकि हम जानते हैं कि ये खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल जो है वो देखिए वर्षा शुरुआत होते ही बो दी जाती है, उस समय काफ़ी उष्ण होता है टेम्परेचर, तो तप्त और नम, उस समय मॉइस्चराइजेशन ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थितियाँ चाहिए किसके लिए, चावल के लिए। तो आप इसको ये भी ध्यान करके कर सकते हैं कि जो फसल जिस समय बोई जाती है उस समय अगर अपने दिमाग में उसके क्लाइमेट का आप परीक्षण करें तो पता चल जाएगा कि वो फसल किस तरह के क्लाइमेट को स्वीकार कर रही है। मिलेट, बाजरा, तो बाजरा भी देखिए चाहिए, तप्त चाहिए और उष्ण चाहिए इसको, और इसके साथ अगर शुष्कता भी है तब भी चल जाता है, और अगर मिट्टी कम उपजाऊ है तब भी जो बाजरा है, मिलेट है, वो अपने आप को सर्वाइव कर जाता है। इसी प्रकार से जो ज्वार है वो भी सर्वाइव कर जाती है। चाय के लिए कैसे क्लाइमेट है, चाय के लिए गर्म नम जलवायु चाहिए और उच्च तुंगता चाहिए। तुंगता का मतलब ढलान होनी चाहिए, पानी ज़्यादा बरसना चाहिए और पानी रुकना नहीं चाहिए फसल में, वो बह जाना चाहिए, इसलिए तुंगता की आवश्यकता यहाँ पर है। सूची 1 से सूची 2 को देखिए मिलान करना है, यहाँ पर क्लाइमेट और एक तरफ फसल दी गई है। तो जो फसल है किस फसल को कितनी वर्षा चाहिए और टेम्परेचर कितना चाहिए, तो देखिए जो कपास है इसको 500 से 1000 मिलीमीटर अगर वर्षा होती है तो पर्याप्त है, और टेम्परेचर 18 से 22 डिग्री चाहिए। फ्लैक्स, इसको चाहिए 600 से 800 मिलीमीटर वर्षा और तापमान जो है 5 डिग्री से 18 डिग्री चाहिए। चुकंदर के लिए वर्षा चाहिए 500 से 600 मिलीमीटर, तापमान 18 से 22 डिग्री। पटसन के लिए वर्षा जो चाहिए वो 1500 से 2000 मिलीमीटर चाहिए और तापमान जो है वो चाहिए 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में। तो ये इनकी स्थितियां हैं। वह पौधा जिसकी खेती पौध का प्रतिरोपण करके किया जाता है। अब देखिए इसमें से कई वो फसल हो सकती हैं, तो प्याज भी एक ऐसी फसल है जिसका प्रतिरोपण करके हम उगाते हैं। प्रतिरोपण पहले क्या है कि प्याज के बीज को बो दिया जाता है
और बोने के बाद में फिर उसको उखाड़ के दूसरी जगह रोपित किया जाता है। तो ये प्याज की फसल को ऐसे पैदा किया जाता है। फसल चक्र जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जा सकता है वो है, देखिए क्या, धान, मक्का और गेहूं। मतलब कि फसल चक्र में इन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके अगर हम क्रम से बोएं तो ये उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ये फसल चक्र उत्तम है। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती का प्रारंभ किया था किसने? विल्सन ने। अब देखिए विल्सन एक अंग्रेज था, तो अंग्रेज ये भागीरथी घाटी में रहने गया, वहाँ पे बसने वाला ये पहला आदमी था। तो वहाँ पर इसने राजमा और आलू की खेती करना प्रारंभ किया था। तो इसलिए भागीरथी घाटी में मतलब वहाँ पर रहने वाला ये व्यक्ति था जिसने इसकी खेती शुरू की थी। और इस व्यक्ति को इसीलिए नाम भी बदल के रख दिया गया था, पहाड़ी या फिर राजा ऑफ हर्सिल इसका नाम रख दिया गया था। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। एक तरफ देखिए बोर्ड दिए गए हैं और एक तरफ उसकी मतलब स्थिति दी गई है कहाँ पे है। तो जैसे काफ़ी बोर्ड है, तो काफ़ी बोर्ड कहाँ पे है? बंगलुरु में है। रबर बोर्ड कोट्टायम में है। चाय बोर्ड कोलकाता, और तंबाकू का जो बोर्ड है वो कहाँ पे है? गुंटूर में है। तो काफ़ी बोर्ड बंगलुरु, और रबर बोर्ड कोट्टायम, चाय बोर्ड कोलकाता, तंबाकू बोर्ड गुंटूर। सब्जी के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा ही है। प्रथम में कौन सी है? चीन। तो सब्जी के उत्पादन में सर्वाधिक जो उत्पादकता रखता है या उत्पादित करता है वो चीन है। आम की बीज रहित प्रजाति, आम की वो प्रजाति जिसमें बीज नहीं पाया जाता है उसका नाम क्या है? सिंधु। तो सिंधु बीज रहित एक आम की फसल है। आम की वह किस्म जो दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है। तो नीलम और दशहरी के क्रॉस से विकसित की गई है कौन सी? आम्रपाली। ललित उन्नत किस्म है किसकी? अमरूद की। तो ललित जो किस्म है वो अमरूद की है। आम की नियमित फसल वाली प्रजातियां हैं कौन सी? दशहरी 5-1, बेंगालोरा, तोतापरी, नीलम, आम्रपाली आदि। तो ये इसकी नियमित किस्में हैं, मतलब कि जो नियमित रूप से उगाई जाती हैं। कंचन एक उन्नत किस्म है किसकी? कंचन है फ्रेंड्स आंवला की। तो कंचन एक किस्म है किसकी? आंवला की। और आप जानते हैं कि आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आंवले की और किस्मों की हम बात करें तो जैसे कृष्णा है, बनारसी है, ये भी आंवले की किस्में हैं। तो कौन सी? कंचन, कृष्णा, बनारसी, ये सब आंवले की किस्म है। और आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। केले का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे? देखिए अब ये पहले तमिलनाडु में, लेकिन अगर हम वर्तमान के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में केले का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है वर्तमान में। बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है। बोरलाग किसके लिए दिया जाता है? कृषि विज्ञान के क्षेत्र में अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है। और बोरलाग कौन थे? ये नॉर्मन ई बोरलाग थे जिन्होंने हरित क्रांति में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, जिससे कि पूरे विश्व की जो खाद्यान्न उत्पादकता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो कुफरी चिप्सौना। कुफरी चिप्सौना जो है ये आलू की सबसे अच्छी किस्म है जो कि यूज की जा सकती है किसमें? संरक्षित करने के लिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों को खेतीगत जमीनों में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें हैं। तो देखिए हम ये भी चाहते हैं कि हमारी खेती का थोड़ा सा विस्तार हो, लेकिन अब वो विस्तार भी हो और ऐसा विस्तार हो कि वो धारणीय हो। तो ये हम कर रहे हैं किन किन फसलों के लिए कि अगर हम चावल उगा सकें, गेहूँ उगा सकें, दलहन उगा सकें, बाजरा या चारा उगा सकें, तो ये सारे के लिए हम थोड़ा सा और क्षेत्रफल क्या कर लें? बढ़ा लें। वह फसलें जो अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं वो क्या होती हैं? देखिए मोटे अनाज और चावल होता है मुख्यतः। निर्वाह मूलक का मतलब ये है कि जीवन यापन के लिए। तो पहले जब कृषि इतनी विशाल रूप में या फिर कहें कि मतलब
ट्रेड के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से नहीं की जा रही थी अपने भारत में, जो कि अभी भी मोस्टली नहीं की जाती है, तो उसमें जो मुख्यतः उत्पादित किया जाता है वो क्या है, कुछ मोटे अनाज होते हैं और चावल होता है मुख्यतः, कुछ दालें भी उगाई जाती हैं उसमें। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह कहलाता है प्रकंद। तो देखिए जो अदरक है, वो जिस अदरक का जो भाग खाया जाता है वो प्रकंद कहलाता है। जैसे अब कहें हम आलू, तो आलू क्या है, आलू एक स्तंभ कंद तना है, तो वो तना है ना कि वो जड़ है। लेकिन अगर वहीं शकरकंद की बात करें तो शकरकंद एक जड़ है। अनाज के दानों का उत्पादन है क्या, ओट मील। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ या कोदो कहते हैं, इसका कोदा का निर्यात जिस देश में अधिकांशतः किया जाता है वो जापान। देखिए ये काफ़ी पौष्टिक होता है मंडुआ, तो इसका उत्पादन करते हैं उत्तराखंड में, लेकिन इसको अधिकांशतः अच्छी कीमत मिलने की वजह से बाहर इसको क्या किया जाता है कि भेज दिया जाता है, और मुख्यतः ये जापान भेजा जाता है। प्रमुखतया वर्षा आधारित फसलें, वर्षा आधारित मतलब जिनको बाहर से सिंचाई की कम आवश्यकता होती है या बिना बाहर की सिंचाई के हो जाती हैं, मूंगफली है, तिल है, बाजरा है, ज्वार है, ये सारी बिना उसके मतलब बाहर की सिंचाई के हो जाती हैं। वह फसलें जो दलहन, चारा, हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होती हैं वो क्या है, लोबिया, अरहर और मूंग। ये ऐसी होती हैं कि देखिए दलहन के लिए भी यूज हो जाती हैं और हरी खाद के लिए भी ये प्रयोग कर ली जाती हैं। वह राज्य जिसमें सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियां उपलब्ध हैं, जिसमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है, वो है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में आर्किड की कई किस्मों की हम खेती कर सकते हैं और उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देश का वह प्रथम पूर्ण जैविक राज्य, मतलब कि वह राज्य जिसने जैविक खेती करना शुरू किया सबसे पहले, वो सिक्किम है। तो पूर्ण जैविक राज्य बन गया सिक्किम नंबर 1 पर। गुजरात राज्य की विशिष्टताएं क्या हैं कि उसका ऊपरी भाग शुष्क एवं अर्ध शुष्क है, उसके मध्य भाग में कपास उत्पादन होता है। उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलें अधिक होती हैं। तो गुजरात में देखिए ये स्थितियां हैं कि वहाँ पर खाद्य फसलें कम होती हैं और नकदी फसलें ज़्यादा होती हैं, जिसमें मुख्यतः कपास का रोल है। और कपास के नंबर 1 उत्पादन पे ये काफ़ी समय से काबिज रहा है। हालांकि वर्तमान में हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में उत्पादित ज़्यादा होने लगा है। भारत में ग्वार यानी कि क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती के महत्व को स्थान प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में क्या बात है, तो ये है कि इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल सैल के निष्कर्षण के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए क्या है ये क्लस्टर बीन या ग्वार, ये मुख्यतः जो एक फसल है ये अधिकांशतः चारे के लिए उपयोग की जाती थी। सब्जी भी इसके बीन्स की जो थी सब्जी भी, फलियों की सब्जी भी बनती थी। लेकिन इससे निकलने वाला एक गोंद जो है वो क्या है कि सैल गैस के निष्कासन में काफ़ी उपयोग होने लगा है। सैल गैस क्या होती है कि जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों के बीच में, पृथ्वी के नीचे चट्टानों के बीच में उपस्थित गैस होती है सैल गैस। उस सैल गैस को निकालने के लिए एक तकनीक यूज की जाती है, जिसमें से क्या किया जाता है कि एक छेद किया जाता है और यहाँ पर प्रेशर के साथ में ये क्लस्टर बीन की जो गोंद होती है उसको प्रविष्ट कराया जाता है। तो इससे यहाँ पर दरारें मतलब पड़ जाती हैं, चटक जाता है अंदर, और उसी से गैस जो है इस दिशा की ओर प्रवाहित होती है और गैस को, सेल गैस को बाहर निकाल लिया जाता है। तो इसलिए जो क्लस्टर बीन की जो गोंद है वो काफ़ी ज़्यादा यूज होने लगी है सेल गैस के निष्कासन में। कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन है भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है, और कारण दिया है पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य सुविकसित है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये तो सत्य है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सुविकसित वहाँ पर मत्स्य का नहीं है, तो कथन सही है, कारण गलत है। भारत में कुल मत्स्य के अग्रणी उत्पादक की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 में है, पश्चिम बंगाल नंबर 2 पे है। इस प्रकार से फिर आगे गुजरात, तमिलनाडु का स्थान है। PBW343 और DBW17
प्रजातियां हैं गेहूं की। ठीक है, तो ये किसकी प्रजातियां हैं? गेहूं की। धान की खैरा बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है जिंक सल्फेट का। तो अगर खैरा बीमारी हो गई है जो कि धान की बीमारी है तो जिंक सल्फेट यूज करेंगे। भारत में आम का उत्पादन करने वाले जो राज्य हैं उनमें से उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना ये मुख्य हैं। विश्व में फल उत्पादन में भारत का जो योगदान है विश्व में पूरे लगभग 15% के लगभग है। और अगर हम उसके नंबर 1, नंबर 2 की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि चीन नंबर 1 पे है और हम दूसरे नंबर पर फलों का उत्पादन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वाला जो वीडियो रहेगा हम क्रम से आपको प्रोवाइड करते रहेंगे और आप इसके साथ साथ में जियोग्राफी के साथ में जो भी पॉलिटी है या फिर पॉलिटी के साथ में अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हमने सारी पूरी कर दी हैं इसी की पॉइंटर की। तो आपको भी अच्छे से देखें, आपको काफ़ी इससे लाभ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।